इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 110 लाख करोड़ रुपए निवेश का सरकार ने रखा लक्ष्य। पीएम मोदी ने बुनियादी ढांचे और निवेश पर केंद्रित पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। भाजपा ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बोला हमला। कहा, राहुल गांधी भारत में आने वाले निवेशकों को रहे हैं भड़का। राहुल गांधी करते हैं विदेशों में भारत का अपमान। भाजपा ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया भारत से आशान्वित। जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को राष्ट्रपति ने दिया स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए कैश द रेन मिशन की भी हुई शुरुआत। भारत ने कोविड महामारी का डटकर किया मुकाबला। रायसीना डायलॉग में बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। आज वैश्विक शांति, ऋण संकट, प्रौद्योगिकी, खाद्य और सार्वजनिक वितरण समेत अहम मसलों पर भी होगी परिचर्चा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल समेत कई अन्य मंत्री होंगे शामिल। तमिलनाडु में बिहार के कामगारों से कथित मारपीट का मामला गरमाया। बिहार के आईएएस अधिकारियों की टीम आज करेगी तमिलनाडु का दौरा। बिहार के कामगारों से करेगी मुलाकात। महिला क्रिकेट में आज से नए युग की शुरुआत। रंगारंग कार्यक्रम के साथ मुंबई में शुरू होगा वुमेन प्रीमियर लीग। गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज पहला लीग मैच। 26 मार्च तक 5 टीमों के बीच होंगे 22 मुकाबले। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरिंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्रीय बजट में इस बार की गई घोषणाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज एक खास विषय पर हितधारकों के साथ संवाद कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले इस कार्यक्रम में आज का विषय था बुनियादी ढांचा और निवेश। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ रसद दक्षता सुधार। प्रधानमंत्री ने आज के वेबिनार में कहा कि इस वर्ष का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई ऊर्जा देने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आने वाले समय में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 110 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय स्टेक होल्डर्स के लिए नई संभावनाओं और साहसपूर्ण निर्णय लेने का है। इस वर्ष का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई एनर्जी देने वाला है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और कई प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस ने भारत के बजट और उसके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब हमारा कैपेक्स साल 2013-14 की तुलना में, यानी मेरे आने से पहले जो स्थिति थी उसकी तुलना में 5 गुना अधिक हो गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार आने वाले समय में 110 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नेशनल हाईवे के निर्माण, रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन और एयरपोर्ट की संख्या में जबरदस्त तरक्की हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नेशनल हाईवे का एवरेज एनुअल कंस्ट्रक्शन 2014 की तुलना में 2 गुना हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट की संख्या 2014 की तुलना में 74 से बढ़कर 150 के आसपास पहुंच गई है। आज नेशनल हाईवे का एवरेज एनुअल कंस्ट्रक्शन 2014 से पहले की तुलना में लगभग 2 गुना हो चुका है। उसी प्रकार से 2014 से पहले हर साल 600 रूट किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण होता था, इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। आज ये लगभग 4000 रूट किलोमीटर तक पहुंच रहा है।
अगर हम एयरपोर्ट की तरफ देखें तो एयरपोर्ट की संख्या भी 2014 की तुलना में 74 से बढ़कर के 150 के आसपास पहुंच चुकी है, यानी डबल हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का रिकॉर्ड निवेश कर रही है। पीएम ने कहा कि इस वर्ष के बजट में 100 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई है और उसके लिए 75,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष के बजट में 100 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई है और उसके लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। क्वालिटी और मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट आने वाले दिनों में और कम होने वाली है। इसका भारत में बने सामान पर, हमारे प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटेंसी पर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ना ही पड़ना है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सुधार आएगा। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के लिए भी संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। मैं प्राइवेट सेक्टर को इन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का कायाकल्प करने जा रहा है। यह अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को और विकास को एकीकृत करने का बहुत बड़ा माध्यम है। गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का कायाकल्प करने जा रहा है। ये इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को, डेवलपमेंट को एक प्रकार से इंटीग्रेट करने का एक बहुत बड़ा टूल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, उतने ही प्रतिभाशाली और कुशल युवा काम करने के लिए आगे आ पाएंगे। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के साथ ही देश के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मजबूत होना उतना ही आवश्यक है। हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, उतने ही टैलेंटेड युवा, स्किल्ड युवा काम करने के लिए आगे आ जा पाएंगे। इसलिए ही स्किल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे अनेक विषयों पर भी प्राथमिकता देना, जोर देना उतना ही आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान किए। ये सम्मान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल अभियान की श्रेणी में दिए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 अभियान की भी शुरुआत की। राष्ट्रपति ने स्वच्छ सुजल शक्ति की अभिव्यक्ति पुस्तिका का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जल जीवन मिशन की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं को जल जीवन मिशन से काफी सुविधा मिली है। जल और स्वच्छता दो ऐसे महत्वपूर्ण विषय है जो हर नागरिक के जीवन में विशेष स्थान रखते हैं। लेकिन ये मुद्दे सबसे ज्यादा हमारी बहनों और बेटियों को प्रभावित करती है, क्योंकि प्रायः गांव में घरेलू कामकाज और पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। हमारी बेटियां और बहनों को अक्सर पानी लेने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता था। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन के माध्यम से सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुजरात ने सुजलाम सुफलाम योजना से गंदे पानी की समस्या को समाप्त कर दिया। 2 लाख गांव ODF प्लस घोषित हो गए हैं। कुछ वर्ष पहले तो गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में भी जल की कमी होना आम बात थी, लेकिन गुजरात सरकार ने सुजलाम सुफलाम योजना ने जल प्रबंधन का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन ने सौराष्ट्र और कच्छ में पानी की कमी का लगभग समाप्त कर दिया है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जल संरक्षण और इसके प्रबंधन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स एकजुट होकर कार्य करें। हमें ये प्रयास न सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए करना जरूरी है। दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत के समक्ष पेश किया। सिसोदिया की 5 दिन की हिरासत अवधि आज समाप्त हो रही है। मनीष सिसोदिया ने कल अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई की संभावना है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को निचली अदालत में जाने को कहा था। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब आबकारी नीति घोटाले के आरोपों में पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। 27 फरवरी को राउज एवेन्यू अदालत की सीबीआई में कहा था कि मनीष सिसोदिया संतोषजनक उत्तर देने में नाकाम रहे हैं, जिसके बाद अदालत ने सिसोदिया को सीबीआई की 5 दिन की हिरासत में भेज दिया था। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच G20 से जुड़े एजेंडे और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा लाने के इरादे से व्यापार, कनेक्टिविटी और दोनों देशों के आपसी हितों पर विस्तार से बातचीत हुई। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज रायसीना डायलॉग के लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट सत्र को संबोधित किया। आयोजन के दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में बेजुबानों की आवाज बना हुआ है और यूक्रेन संघर्ष और महामारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज सच्चा बहुपक्षवाद गायब हो गया है। What we see around is basically the conflict, and we also see post-pandemic recovery. Now, the two situations have actually brought focus to our long existing systems. The long existing systems, were they able to handle the difficult part for which they were created? And what I find missing today in true sense is true multilateralism. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर के रहने वाले लोक गायक पूरन सिंह राठौर का जिक्र किया था। अपने गायन के जरिए उत्तराखंड के पारंपरिक गीतों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए उन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री से अपना जिक्र सुनकर पूरन सिंह काफी भावुक हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम पूरन सिंह राठौर, मैं ग्राम रीमा का रहने वाला, जनपद बागेश्वर, उत्तराखंड का रहने वाला। सभी उत्तराखंड के प्रेमियों को, संगीत प्रेमियों को, मेरे भाई बहनों को, मेरे सभी साथियों को बहुत अच्छा लगा। मन की बात में एक दूर दराज रहने वाला ऐसे दिव्यांग का जो जिक्र निकाला मोदी जी ने, उसके लिए पूरा उत्तराखंड में आज हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है। उसके लिए मैं मोदी जी को कोट कोट बार धन्यवाद अदा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा है रजुला मालूसाई, हुनकिया बोल, ऋतु रैन और अपना उत्तराखंड का कल्चर, संस्कृति, फोक म्यूजिक में मुझे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार का अवार्ड मिला। धन की कमी से जूझ रहे रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए वित्त मंत्रालय का स्वामी फंड बड़ी राहत के तौर पर उभरा है। बैंकों और रियल एस्टेट कंपनियों में छाए वित्तीय संकट के बीच सरकार ने सेक्टर को सहारा देने के लिए वित्त मंत्रालय ने स्वामी यानी स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड की शुरुआत की है। इस योजना की मदद से अगले 3 सालों में 180 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर बनकर तैयार हो जाएंगे, जिनमें 81,000 से ज्यादा घरों का निर्माण हो पाएगा, जो मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देगा। आइए देखते हैं देश का सबसे बड़े सोशल इम्पैक्ट फंड पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
सस्ते और मध्य वर्ग के लिए आवासीय परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने वाली वित्त मंत्रालय की स्वामी योजना अब जमीन पर अपना रंग दिखाने लगी है। साल 2019 में कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्रालय ने धन की कमी से लंबित पड़ी रियल एस्टेट परियोजनाओं को अलग से फंड मुहैया कराने की योजना बनाई। मध्य वर्ग की परियोजनाओं को इस फंड के जरिए प्राथमिकता के आधार पर धन मिलने लगा, जिससे फंसी परियोजनाओं पर काम शुरू हो पाया। फंड को SBI कैप के द्वारा नियोजित किया जाता है और संबंधित अधिकारियों का मानना है कि नवंबर 2019 में वित्त मंत्रालय ने 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी से इस फंड की शुरुआत की थी। अभी तक स्वामी योजना के तहत सरकार ने 15,530 करोड़ का निवेश किया है। स्वामी योजना में अब तक वित्त मंत्रालय ने 130 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में अब तक 12,500 करोड़ के खर्च होने का अनुमान जताया गया है। अब तक 20,557 घरों का निर्माण हो चुका है और अगले 3 सालों में 81,000 घर बन सकेंगे। स्वामी फंड का फायदा देश के टीयर 1 और टीयर 2 शहरों में 130 परियोजनाओं को मिलेगा। दिसंबर 2024 तक इस फंड का फायदा हाउसिंग प्रोजेक्ट को मिलता रहेगा। अनुमान है कि इस फंड से रियल एस्टेट सेक्टर में कुल मिलाकर 35,000 करोड़ का प्रवाह होगा। इस तरह से स्वामी फंड देश का सबसे बड़ा सोशल इम्पैक्ट फंड बन चुका है। दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार ने ऐसा फंड लॉन्च किया है। तो ये सरकार की आइडिया थी। सरकार ने कहा कि हम एक स्पेशल फंड लॉन्च करेंगे जो सिर्फ डिलेड प्रोजेक्ट्स, जहां घर या तो अटक गए हैं प्रोजेक्ट्स या काफी डिले हो गए, उनमें पैसा डालेंगे और कंप्लीट करेंगे। जानकारों का मानना है कि इस फंड से रियल एस्टेट सेक्टर में फंसे फंड्स में जान वापस आई। घरों के निर्माण का काम फिर से शुरू हुआ और कंपनियों ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों का उधार भी वापस करना शुरू कर दिया। निर्माण कार्य से जुड़े दूसरी आर्थिक गतिविधियों में भी इसका सकारात्मक असर होना शुरू हो चुका है। जानकारों के मुताबिक इस निवेश से 2.5 से 3 गुने का फायदा अर्थव्यवस्था में देखने को मिल सकता है। स्वामी फंड में SBI, LIC और HDFC बैंक जैसे निवेशकों की हिस्सेदारी है। फंड को फंसी हुई परियोजनाओं को 12% सालाना ब्याज पर कंपनियों को बिना किसी प्रोसेसिंग चार्ज के दिया जाता है। खास बात यह है कि ये मदद उन प्रोजेक्ट्स के लिए ही है जो रेरा के साथ पंजीकृत हैं और जिसमें सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। बिल गेट्स ने भारत सरकार के विकास कार्यों की जमकर तारीफ की है। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में भारत के किन किन क्षेत्रों को सराहा है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स कई दिनों से भारत के दौरे पर हैं। बिल गेट्स ने नई दिल्ली में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बिल गेट्स ने अपनी भारत यात्रा के दौरान सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की जमकर प्रशंसा की है। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में भारत के कोविड-19 प्रबंधन, टीकाकरण अभियान, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसे अभियान की सराहना की। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में लिखा कि ऐसे समय में जब दुनिया के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, भारत जैसी गतिशील और रचनात्मक जगह की यात्रा करना प्रेरणादायक है। बिल गेट्स ने लिखा कि भारत के पास बड़ी मात्रा में सुरक्षित, प्रभावी और सस्ते टीकों के निर्माण की अद्भुत क्षमता है। भारत में बने टीकों ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाई और दुनिया भर में अन्य बीमारियों को रोका है। भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली ने कोविड टीकों की 2.2 बिलियन से अधिक खुराकें वितरित की है। बिल गेट्स ने आगे लिखा है कि कोरोना महामारी के दौरान भारत में 20 करोड़ महिलाओं समेत 30 करोड़ लोगों के खाते में डिजिटल पेमेंट के जरिए धन मुहैया कराया गया। ऐसा आधार और डिजिटल बैंकिंग की वजह से संभव हो सका है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक ने मोदी सरकार की गति शक्ति योजना की भी तारीफ की है। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में लिखा कि भारत का गति शक्ति प्रोग्राम इस बात का उदाहरण है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी सरकारी काम को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। यह रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को डिजिटल रूप से जोड़ता है ताकि वे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अपनी योजनाओं को एकीकृत कर सके। बिल गेट्स ने कहा कि भारत को G20 देशों की अध्यक्षता मिली है और ये उसके लिए सुनहरा मौका है। बिल गेट्स ने टीबी, फाइलेरिया समेत अन्य खतरनाक बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए लाई गई योजनाओं पर भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। बिल गेट्स ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कार्यों पर अपने ब्लॉग में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी से शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरी बातचीत हुई।
जिस तरह मोदी सरकार ने भारत के कोने कोने तक शिक्षा के प्रसार के लिए काम किया, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी हुई बातचीत का हवाला देते हुए लिखा कि साफ ऊर्जा तकनीक की दिशा में भी भारत बड़ी भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हुए कथित हमले को लेकर सियासी हंगामा होने लगा है। एक तरफ जहां तमिलनाडु के श्रम कल्याण और कौशल विकास मंत्री सीवी गणेशन ने इस तरह की घटनाओं को झूठा बताया है, तो वहीं बिहार सरकार ने सच और झूठ की पड़ताल के लिए 4 सदस्यों की वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम तमिलनाडु भेजने का फैसला किया है। टीम का नेतृत्व ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन कर रहे हैं। ये टीम अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपेगी। इन सबके बीच विपक्ष ने बिहार सरकार पर हमला बोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। उन्हें तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई, हत्या और उन पर हो रहे अत्याचारों को बंद करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने बिहार के लोगों पर हो रहे हमले के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। मंत्री जी को हमने कहा है कि बिहार का जो भी हमारे बच्चे हैं वो अपने को भयभीत महसूस कर रहे हैं, उसको स्वसम्मान रहने का और सुरक्षित आने की इच्छा है, तो आने की व्यवस्था में आपके पदाधिकारी वहाँ के पदाधिकारी के साथ बैठकर इसको संज्ञान में लेकर बातचीत करें, उन्होंने आश्वासन दिया है। और अब बात होली की। मथुरा में 5 दिन तक चलने वाली होली की शुरुआत हो चुकी है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होली का खुमार सबके सर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ रंग बिरंगे फूलों से खूब जमकर होली खेली गई। बांके बिहारी की फूलों वाली होली का काफ़ी महत्व है। जिस दिन फूलों वाली होली खेली जाती है उस दिन ठाकुर जी को सफ़ेद वस्त्र धारण कराए जाते हैं और उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस दौरान भक्तों का जमावड़ा देखने लायक होता है। मंदिर में ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां फूलों की पंखुड़ियां आपको दिखाई न दें। यहां फूलों से होली खेलने के बाद अबीर और गुलाल की बारी आती है। राम की नगरी अयोध्या में आज नागा साधुओं ने रंग भरी एकादशी के अवसर पर परंपरागत ढंग से होली खेली। इसी के साथ अवध क्षेत्र में होली का त्योहार शुरू हो गया। अयोध्या में प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी से मंदिर का ऐतिहासिक निशान लेकर नागा साधुओं ने नाचते गाते एक दूसरे को रंग लगाया। होली के रंग में रंगा समूचा माहौल प्रेम, एकता और सौहार्द का भी संदेश दे रहा था। बाबा विश्वनाथ की नगरी में भी शुक्रवार को रंग भरी एकादशी की धूम रही। काशी की सड़कों गलियों में अबीर गुलाल का रंग उड़ता नजर आया। काशी में रंगों का उत्सव मनाया गया। मान्यता है कि इसी दिन महादेव मां पार्वती का गौना कराकर काशी लाए थे। महादेव ने इस अवसर पर राजशाही पगड़ी भी धारण की। मार्च का महीना आने के साथ ही हर तरफ होली के त्योहार की ही चर्चा होने लगती है। ये रंगों और खुशियों का त्योहार है। होली को बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में लोग अपने घर में इसकी तैयारियों में भी जुट गए हैं। होली के रंगों का विशेष महत्व होता है। महाराष्ट्र के ठाणे में फूलों और फलों से रंग बनाए जा रहे हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय जवानों ने एक बार फिर से अपना दमखम पेश किया है। जवानों ने -डिग्री तापमान में आइस हॉकी मैच खेला। भारतीय जवानों ने पूरे उत्साह के साथ आइस हॉकी मैच में सहभागिता की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में खेले गए तीसरे टेस्ट के बाद होलकर स्टेडियम की पिच विवादों में आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने इंदौर के होलकर स्टेडियम को खराब पिच की श्रेणी में डाल दिया है। इस स्टेडियम पर अब अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी से निलंबित होने का खतरा भी मंडराने लगा है। आईसीसी ने होलकर स्टेडियम को 3 डिमेरिट पॉइंट्स दिए हैं। काउंसिल ने यह फैसला मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड के पिच को लेकर रिपोर्ट जमा करने और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव स्मिथ से बात करने के बाद दिया है। इसके खिलाफ अपील करने के लिए बीसीसीआई को 14 दिनों का समय मिला है।
इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।